Good evening, everyone. जी, Good evening, Dr. Rahul ji. good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. आज के Good evening, sir. Good evening, a sir. very warm good evening, everyone. Nice to see you, so energetic people in the session. And I शुभ thank you, संध्या Rahul ji. महोदय। तो आज के इस विशेष सत्र में हमारे साथ हम सभी के प्रेरणा स्रोत इंस्पिरेशन गुरुदेव डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे सर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और बड़ी ही व्यस्तता भरी शेड्यूल सर की रहती है। बावजूद इसके एक बार रिक्वेस्ट करने पे आप हमेशा हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमारे लिए संजीवनी ही नहीं बल्कि संबल के समान है। बहुत ज्यादा ऊर्जा हमें इस चीज से मिलती है गुरुजी कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे सभी स्टूडेंट्स को देते हैं। आपके स्वागत के लिए आज हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय से अंगद मौर्य जी हैं, जो आपके स्वागत में कुछ गाना चाहते हैं, कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग सत्र को प्रारंभ करेंगे। अंगद जी, आर यू देयर इन द क्लास? जी जी गुरुजी जी जी जी। बाकी एक और प्रणाम। रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो वीडियो ऑन करने की स्थिति में है, क्योंकि गुरुजी भी आपको देखेंगे, तो अगर जो वीडियो ऑन करने की स्थिति में है वो कर सकते हैं आज, तो ज्यादा हमारा सेशन इंटरैक्टिव हो। जी अंगद जी प्लीज। जी जी बिल्कुल। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सारे परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शरदां। प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी हमारे साथ वैसे इंग्लिश लिटरेचर के भी स्टूडेंट्स हैं, बट क्योंकि यूजीसी नेट के संदर्भ में के कॉन्टेक्स्ट में हमारी आज की बैठक और आज का सत्र हमारा है, तो ऐसे में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, भारत के तमाम प्रांतों से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। और क्योंकि आज थोड़ी क्लास जल्दी है, इस वजह से अभी 5-10 मिनट में हमारी संख्या 200 के आसपास हो जाएगी। सब लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है गुरुजी आपको बुलाने का, आपको हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे आपको लेकर के, और एक बार आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, क्योंकि 18 जून को हमारा यूजीसी नेट का परीक्षा है। और जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जा रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि सर एग्जाम स्किप कर देते हैं, सर जून वाला ना दे करके दिसंबर का दे देंगे। तो क्योंकि आप खुद विद्वान हैं और हर चीज को समझते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो एक बड़ी उहापोह की स्थिति चल रही है। प्रिपरेशन है फिर भी डर लग रहा है, बहुत तरह की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि आप मतलब हमारा मार्गदर्शन करें क्योंकि बड़े आशा के साथ हम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे का रास्ता प्रशस्त करें, आगे के बारे में हमें बताएं कि हमें क्या करना है और किस तरह से जीवन में सफलता को पाएं बिना चिंता किए और मेहनत करते रहें। तो प्लीज आप मार्गदर्शन करें गुरुजी। ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल जी। पहले तो मैं हमेशा इसलिए आपको बुलाने पे तैयार हो जाता हूँ बिकॉज आप एक सेल्फलेस सर्विस देते हैं समाज को, और ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में।
आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि इतना समय निकाल करके, इतना पेन लेकर के आप इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं. दिस इज द एट्थ वंडर ऑफ द यूनिवर्स, आई वुड से. द नेक्स्ट अंगद जी ने बहुत ही शानदार प्रेयर के साथ स्वागत किया, एंड देयर कैन नॉट बी बेटर वेलकम देन दिस. So thank you, Angad Maurya ji, for this wonderful welcome. धन्यवाद And गुरुजी, also धन्यवाद। I also thank all the participants who have lot of expectations from the session कि यहाँ से कुछ सीख के जाना है. तो I believe कि आप कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाएंगे. Okay, so आज का पूरा सेशन जो है I am starting at 9:17 and I'll finish by 9:45 and then we'll have the क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर लास्ट 15 मिनट्स. तो अभी आपको पता है कि ठीक 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के. तो ये लास्ट मिनट जो 10 डेज होते हैं ना, काफी क्रूशियल होते हैं. दे कैन मेक यू और ब्रेक यू. आपको बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं. तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जितने लोग कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, कंपटीशन में केवल 5% ही रियल फाइटर है. बाकी सब देखने जाते हैं, चलो देख के आते हैं. तो ऐसे आपको भीड़ बहुत सारी दिखेगी, बट दे आर नॉट द फाइटर्स. तो भीड़ देखे कभी डरना नहीं है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के एज में रह रहे हैं. इंफॉर्मेशन सबके पास है, नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, विजडम बहुत कम लोगों के पास है. देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम. जब आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया, दिमाग में समझ लिया, तो नॉलेज बन गया, और उसे अप्लाई कर दिया तो विजडम बन गया. तो इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा भरा हुआ है कि किस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट किया जाए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का. और इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं. हर कोई आके कहता है भाई ये पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, ये क्वेश्चन कर लो. तो जो इंसान उन चीजों को रिसीव कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहा है. आखिर करें तो क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ खत्म करें. तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे आज के सेशन में कि आखिर लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी हमारी कैसी होनी चाहिए. चलिए, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको क्या क्या चीजों की करने की जरूरत है. अगले 10 दिनों में आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं. तो पहला चीज तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो सक्सेसफुल लोगों के रिवीजन करने का तरीका होता है और एक अनसक्सेसफुल लोगों के रिवीजन करने का तरीका होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताब खोलते हैं और पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 600 तक एक एक पेज पलटते हैं फटाफट, और जिस दिन वो 600 पेज हो गए उनको लगता है कि रिवीजन हो गया. ये तरीका है अनसक्सेसफुल लोगों का. जो सक्सेसफुल होते हैं वो रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से. एक पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें पूरे वर्ल्ड का लिटरेचर, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. उसके बाद उसकी बैठ के एनालिसिस करेंगे कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, और सही हुआ तो तुक्के से हुआ या मेरी नॉलेज की वजह से हुआ. उन सारे क्वेश्चन को कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहली कैटेगरी नॉलेज था, कॉन्फिडेंस था और मैंने सही किया. दूसरी कैटेगरी नॉलेज था, कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी सही हो गया. तीसरी कैटेगरी तुक्के से सही हो गया. चौथी कैटेगरी पढ़ा हुआ है लेकिन पता नहीं है, आंसर पता नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, दैट मीन्स लैक ऑफ रिवीजन. पांचवी कैटेगरी ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी पढ़ा है. तो जब आप कैटेगराइज करेंगे क्वेश्चन को, तब आप उसे एनालिसिस कर पाएंगे. अगर नॉलेज की कमी है तो नॉलेज को ऐड कीजिए, रिवीजन की कमी है तो रिवीजन को ऐड कीजिए, कॉन्फिडेंस की कमी है तो रिवाइज कीजिए. तो जब आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो पूरा रिवीजन एक साथ होगा. लेकिन अगर आप पहली वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो ब्रिटिश पढ़ने चढ़ेंगे तो अमेरिकन आपको नॉक करेगा, नॉक नॉक. अमेरिकन पढ़ने चलेंगे तो इंडियन नॉक नॉक करेगा.
तो ना आप इधर फोकस कर पाएंगे ना आप उधर फोकस कर पाएंगे। ओके, तो सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रेटेजी अपनाइए। डोंट क्रैम द न्यू थिंग्स। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे राइटर आपको मिलेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य, मान लो एक राइटर आ गया दीपांकर भट्टाचार्य, अब आपने कभी सुना ही नहीं है ये नाम, अब उसके पीछे आप दौड़ने लगे, ये तो मुझे आता ही नहीं, और सारा ध्यान आपको नए राइटर की तरफ चला गया। तो लास्ट मोमेंट में नए चीजों को नहीं देखना है, कभी सुना है तो उसे छोड़ देना है। 80 पे फोकस कीजिए, पैरेटो प्रिंसिपल, हमेशा मैं कहता हूं पैरेटो प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। 20% के पीछे पढ़ करके अपना 80% बर्बाद नहीं करना है। 80% पे फोकस करो, वो 20% है उसको छोड़ दो। वो 20% उन लोगों के लिए दी जाते हैं जो तमाम तरह के प्रोफेसर भी जाके नेट के एग्जाम में बैठते हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ कुछ सामने पल्ला पड़ा है, ठीक है, तो वो उनके लिए दिया जाता है। टाइम मैनेजमेंट, कम से कम 5 से 6 घंटे, ये दिस इज मिनिमम, 5 से 6 घंटे आपको मिनिमम देने हैं। अगर आप इतना नहीं दे पा रहे हैं तो आप ठीक से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर रिवीजन के लिए इतना समय तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, अभी राहुल जी ने कहा कि काफी सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, तो दिस इज कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी कि जैसे जैसे प्रेशर नजदीक आ रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, दिमाग में प्रेशर बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी तो तैयारी नहीं हुई है, दिसंबर में तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपको स्टैंप लगा करके लिख करके कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा दिसंबर नहीं आएगा जिस दिन आपको लगेगा कि आज मेरी तैयारी पूरी है। दिसंबर का वो कोई साल ही नहीं आएगा। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ट्रुथ। इसका एक रूल है, पार्किंसंस लॉ जिसे कहते हैं, टाइम एक्सटेंड्स टिल द टाइम अवेलेबल टू अ पर्सन, वर्क एक्सटेंड्स टिल द टाइम इज अवेलेबल टू अ पर्सन। जितना टाइम आपके पास है उतना ही काम आपका एक्सटेंड होते चला जाएगा, और जितना कम टाइम है उतने कम टाइम में आप उसको खत्म करना। तो अभी आपका जून 16 है तो जून 16 पे फोकस करना है, पूरा 100% झोंक देना है, जितनी आपकी औकात है वो पूरी औकात लगा देनी है। हुआ तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो रिग्रेट तो नहीं होगा, मैं हमने तो पूरा किया मेहनत, पूरी कोशिश की, कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Don't try to learn new things. Again, don't try to learn new things. नई चीजों को सीखने की कोशिश इस टाइम पे नहीं करनी है। 10 दिन बचे हैं, तो जो चीजें आपको आती है उसको आपको ओवर एम्फसाइज करना है, नई चीजों को याद नहीं करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, शिफ्ट बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ गए तो उसी को नहीं पढ़ते रहना है। एक पेपर सॉल्व किया पेपर 2 का, तो फिर शिफ्ट हो जाना है पेपर 1 पे। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को थोड़ा सा चेंज ऑफ टेस्ट मिलेगा। अब एक ही चीज आप नाश्ते में भी खा लो, लंच में भी खा लो, डिनर में भी खा लो, तो जीभ भी आपका साथ नहीं देगा। इसी तरह से ब्रेन है, ब्रेन को थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके दोगे तो ब्रेन उसे एंजॉय करेगा। तो रोज आप प्रयास करें कि 100 क्वेश्चन आप पेपर 2 के सॉल्व करें, 100 क्वेश्चन पेपर 1 के सॉल्व करें, और 200 क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। यही आपका रिवीजन है, यही आपका प्रिपरेशन है। अगर 200 क्वेश्चन आपने रोज कर लिया तो अगले 10 दिन में 2000 क्वेश्चन। 2018 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर आपके बिल्कुल जबान पे होने चाहिए, चाहे पेपर 1 के हो चाहे पेपर 2 के हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ऐसा देख के लगे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, नहीं। कम से कम 2 बार आपको उस पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, 2 टाइम्स मिनिमम। नहीं किया है तो अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो वही सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं। एनटीए कभी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 2018 से लेकर 2023 तक एक भी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं हुआ है। जब यूजीसी लेता था या सीबीएसई लेता था तब रिपीट होते थे, अब नहीं होते, क्योंकि अब सब कुछ मशीनाइज्ड हो चुके हैं। मशीन तुरंत बताता है भाई ये क्वेश्चन तो पीछे आया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं देना है। बट यस, ऑप्शन विल बिकम द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन विल बिकम द ऑप्शन।
वहां से आपको फायदा होगा, वो आपके बैकग्राउंड को स्ट्रांग करेगा, बेसिक स्ट्रांग करेगा, आपको लॉजिक लगाने का तरीका समझ आ जाएगा, कैसे लॉजिक लगानी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको नींद आनी बंद हो गई है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जस्ट शो थम्स अप। और आप चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, वी विल बी एबल टू इंटरेक्ट वेरी नाइसली। अगर आपको नींद आनी बंद हो गई है तो दिस इज वेरी नेचुरल, आप सीरियस हैं, इसका मतलब अपनी ड्रीम के प्रति सीरियस हैं। लेकिन अभी भी नींद आ रही है तो एक बार अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि आखिर नींद आ क्यों रही है। ओके तो नींद नहीं आए तो दिस इज क्वाइट नेचुरल। नींद नहीं आने के बावजूद आपको 6 घंटे की नींद कम से कम लेनी है। नहीं तो बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को देखा है कि लास्ट मोमेंट में आके बीमार हो गए, 2 दिन पहले वायरल पकड़ लिया, 6 महीना का पूरा मेहनत बेकार, दिन रात लगा के मेहनत की, एग्जाम के समय हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में बीमार पड़े हुए हैं। तो ये टाइम बड़ा क्रूशियल होता है हेल्थ के लिए। मेंटल प्रेशर होता है, स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूअस बैठना होता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन, गैस, बहुत सारी तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं, कमर दर्द शुरू हो जाता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को बैलेंस करना है। केवल पढ़ाई के पीछे भागेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं होगा, बॉडी रिलैक्स नहीं होगा तो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। तो अपने हेल्थ की केयर करना शुरू कर दीजिए। अगले 10 दिनों तक अनाज कम खाइए, फल सब्जियां ज्यादा खाइए, ताकि शरीर हल्का रहे, तो आप बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने अनाज ज्यादा खा लिया तो शरीर भारी हो जाएगा, आप सो जाओगे, जैसे पढ़ने बैठोगे नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये कॉमन प्रॉब्लम है सबके साथ। यू कैन शो थम्स अप। अगर आप पढ़ने बैठते हो और जैसे ही किताब उठाते हो नींद आनी शुरू हो जाती है, जमाई आनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज क्वाइट नेचुरल, सबके साथ है, यू आर नॉट स्पेशल। तो और क्या क्या करना चाहिए आपको? डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। अगले 10 दिनों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, सारे सोशल मीडिया डिस्कनेक्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट, वट एवर यू रिवाइज डिस्कस इन द कम्युनिटी। आप जिस भी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं उसमें 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। जब आप 2 क्वेश्चन डालेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा चलो 2 हम भी डाल देते हैं। तो कम्युनिटी स्टडी में कुछ चीजें ऐसे आपके सामने आएंगी जो आपने कभी देखा ही नहीं। सो दिस कैन बी डन हाफ एन आवर, 1 आवर, 24 घंटे में ऐसे थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन दे देना है, 2-4 क्वेश्चन आप भी डाल दो सामने वाले को, थोड़ा टेंशन हो जाएगा, आपका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। मेक अ टाइम टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल बनाना है, किसका? सोने का, खाने का, पीने का, चाय पीने का, घूमने का। पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि बाकी जितना टाइम बचा है उसे पढ़ना ही है। ठीक है, डिवाइड द सिलेबस। अपने सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। रेड, ब्लू, ग्रीन। ये 3 कैटेगरी क्या होती है? जब आप पहली बार किताब को पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय आपको मार्किंग करनी चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लास्ट मोमेंट में मुझे पढ़नी ही पढ़नी है, तो मैं उसे ग्रीन कर देता हूं। मेरे पास हाइलाइटर रखता हूं मैं, 3 हाइलाइटर ग्रीन कलर के हाइलाइटर से कर दिया मैंने, मतलब वो तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। जब मैं किताब खोलूंगा आई विल सर्च फॉर ग्रीन कलर, कहां कहां ग्रीन कलर है, आई विल रीड दैट लाइन एंड मूव अहेड। ब्लू कलर लेस इंपॉर्टेंट। रेड कलर अगर मौका मिला तो पढ़ेंगे, नहीं मौका मिला तो नहीं पढ़ेंगे। तो दिस इज वेरी एप्लीकेबल टू माय बुक वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं आपको। नेट के जितने सेट के अवेलेबल हैं, गुजरात सेट के सारे पेपर उसके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं।
पिछले 12 से 15 साल के सारे पेपर वहां पे दिए हुए हैं। तो आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ऐसे आप जाएंगे गूगल पे सर्च मारेंगे, मान लीजिए आप शेक्सपियर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे भाई क्विज जनरेट करो शेक्सपियर के, आपको ऐसे क्वेश्चन वाहियात मिलेंगे जहां पे आप अपने टाइम को वेस्ट करें। कोई लिंक नहीं मिलेगा आपको उस क्विज के साथ और आपके एग्जाम के साथ। लेकिन अगर आप किसी सेट एग्जाम को सॉल्व करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हुआ है आरपीएससी का, वो सब पेपर सॉल्व कीजिए जो ऑथेंटिक है। नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के एंट्रेंस होते हैं, ये सारे सॉल्व कीजिए, तब आपको फायदा होगा। तो मेरी जो बुक है आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक, उसमें मैंने यही सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। आप जब उसको देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मेरा क्रिएट किया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर। इट्स ऑल मोस्टली करेक्टेड फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स। पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। इक्वल मतलब अगर 6 घंटे आप पढ़ाई करें तो 3 घंटे पेपर 1, 3 घंटे पेपर 2, बराबर मात्रा में उन्हें फोकस देना है। क्योंकि पेपर 1 आपकी मेरिट बनाता है, पेपर 2 आप कितना भी मेहनत कर लेंगे बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेपर 1 में आप 40, 42, 45 तक ला सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो। ये पेपर 1 का सिलेबस, सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही सिलेबस है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल कौन सा है। 10 मॉड्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल कहाँ पे है। हर मॉड्यूल से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 6 भी आते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम आपको 40 क्वेश्चन करने, 30 के नीचे है तो कोई चांस नहीं। बिटवीन 30 to 40 इज गुड, 30 to 35 is good for net and 35 and above good for JRF। उसके नीचे कोई गुंजाइश नहीं। तो आपको देखना है कि कहां से मुझे क्वेश्चन सारे पकड़ने हैं। अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सही है तो आपको प्रयास करने हैं कि यहां से तो 5 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये सबसे वीक एरिया होता है नॉन पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये फाइंड आउट करना है कि मेरा वीक एरिया क्या है, उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे इंप्रूव करना है। पेपर 1 में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको जो नहीं आता उसे छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पेपर 1 की स्ट्रेटेजी अलग है, पेपर 2 की स्ट्रेटेजी अलग है। जो नहीं आता है उसे आइडेंटिफाई करना है, पढ़ना है, इंप्रूव करना है। अगला सबसे मुश्किल सवाल आता है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन पे। बहुत सारे लोग जो कि मैथमेटिक्स में वीक होते हैं डीआई सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपको सीखना पड़ेगा, बट अब टाइम नहीं है सीखने का। टाइम जो होता है 3 महीना 4 महीना पहले होता है। अभी आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अपने सिलेबस पे फोकस रखें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज मुझे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हर ग्रुप में जिसमें भी आप घुस जाइए, हर ग्रुप में 100 से 200 पीडीएफ हर रोज आते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक इस घर का कचरा उस घर, उस घर का कचरा उस घर, ऐसे ही सर्कुलेट हो रहा है और वो किसी काम का नहीं है, सब कचरा है। तो वहां पे आप टाइम वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तो किताबों में कीजिए, जो आपके पास किताबें हैं। हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमारे पास जो है ना वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, और जो दूसरे के पास है वो बहुत अच्छी है। तो अपने कंटेंट को छोड़ के हम बाकी सबको ढूंढते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए, 2-4 पीडीएफ इधर से मिल जाए, 2-4। अच्छा, उसे करते क्या है, सारे पीडीएफ को खोलते हैं, सेव करते हैं और ड्राइव में स्टोर कर देते हैं। पढ़ते तो उसे भी नहीं है और फिर नए पीडीएफ की तलाश में लग जाते हैं। जो है उसे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हाँ मेरे पास ये है। आप सबके पास वर्ल्ड लिटरेचर बुक होगी, कितने लोगों ने 3 बार कम से कम पढ़ा है? राइट मी इन द चैट बॉक्स, राइट मी इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आप लोग कितने सीरियस हैं वास्तव में, जो लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो आपको
अपने फोकस को लिमिटेड मटेरियल पे फोकस करके रखना है, ऑथेंटिक मटेरियल पे फोकस करके रखना है। जहां आप डिस्ट्रैक्ट हुए आपका काम तमाम हो जाए। 2 टाइम्स ओनली नहीं चलेगा, 3 टाइम्स मिनिमम। अगर आप 1 बार 2 बार पढ़ के कह रहे हैं कि मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आप वही डिजर्व करते हैं। कम से कम 3 बार पढ़ना है। तब पहली बार तो आपको ये समझ आता है कि इसमें टॉपिक क्या है, दूसरी बार में आपको समझ आना शुरू होता है, तीसरी बार में रिवीजन होता है। तो अगर मुझसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, सर 1 बार पढ़ लिया फिर भी नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अरे 1 बार में नहीं होगा, क्यों नहीं समझते हो भाई? 1 बार पढ़ के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो दूसरे को आप फॉलो मत करो, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरी कितनी जरूरत है। लर्नर जो होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। एक तो वेरी स्लो लर्नर होते हैं, उनको 8 से 10 बार पढ़ने की जरूरत होती है। एक मीडियम लर्नर होते हैं, वो 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो दिमाग में घुस जाता है। और एक फास्ट लर्नर होते हैं, 1 बार पढ़ा सारा दिमाग में छप गया, विवेकानंद। आपको आइडेंटिफाई करना है आप कौन से टाइप वाले करेक्टर हो। अगर आप फास्ट लर्नर हो तो डू नॉट एक्सपेक्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने केवल 6 महीने तैयारी की और उसका निकल गया, तो हम भी आ गए तैयारी करने। तो आप उसको देखो कि वो किस कैटेगरी का इंसान है, आप किस कैटेगरी के इंसान हो। तो अगर आप स्लो हो तो आप अपनी ऑर्बिट में घूमो ना। आप नेपच्यून और प्लूटो की तरह लंबा आपको सर्कल घूमना है। जो फास्ट लर्नर है वो मरकरी की तरह छोटा चक्कर मारेगा सूरज का, तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो कोई 6 महीने में क्वालिफाई कर लेगा, कोई 1 साल में करेगा, कोई 2 साल में करेगा। जो जैसी ऑर्बिट पे घूम रहा है उसके हिसाब से उसका जर्नी तय होगा। तो कंपेयर क्यों करना है? डू नॉट कंपेयर। अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और अपने ऑर्बिट में घूमिए। डोंट रिलाई ऑन द पीडीएफ सर्कुलेटिंग इन द ग्रुप। हार्ड कॉपी पढ़ने की कोशिश कीजिए। पीडीएफ पे आप अपने रिमार्क्स नहीं लिख सकते हैं। पीडीएफ पे आप मार्क नहीं कर सकते हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, यू कैन नॉट डू दैट। तो जब रिवीजन का टाइम आ गया है, अभी लास्ट 10 दिन बचे हैं, तो आपके किताब पर ढेर सारे कलरफुल स्केच होने चाहिए, जहां से आपको पता चले कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। नहीं किया है तो इस ट्रिक को आपको सीखना चाहिए। आज देखेंगे आपकी जितने क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रह रहे हैं, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो आप कोई ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ के नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। 2010-2008 का जो समय था, उस समय बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह से आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें कितने कैरेक्टर हैं, सो एंड सो प्ले में कितने कैरेक्टर हैं, सो एंड सो प्ले का प्रोटैगनिस्ट कौन है। वो जमाना चला गया। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव किताब को पढ़ करके नेट क्वालिफाई कर लेंगे, इम्पॉसिबल। आपको सब्जेक्ट से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करनी पड़ेगी, तब आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है? अगर आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप नोट करते जाइए, ताकि लास्ट में हम सारे डाउट्स को 1 बाय 1 टेकअप करेंगे। एक ऐसी किताब चुननी है जो आपके स्पेसिमेन हो, और उसी में सारे नोट को नोट करना है। कुछ भी एडिशनल मिला उसी में नोट करो। जगह नहीं है तो पेज ऐड करो, फेविकॉल से एक पेज चिपका दो और उसमें ऐड करो, ताकि इंफॉर्मेशन आपकी स्कैटर्ड ना रहे। कुछ इधर लिखा है, कुछ उधर लिखा है, कुछ किताब में, कुछ कॉपी में, कुछ डायरी में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी है। तो मैंने साइकोलॉजिकली वर्ल्ड लिटरेचर किताब में बहुत सारे स्पेस छोड़े हुए हैं। अपर मार्जिन, टॉप मार्जिन, लोअर मार्जिन, सेंटर में भी बहुत सारे स्पेस हैं, वो इसीलिए दिए गए हैं। उसमें भी नहीं बनता है तो आप उसमें पेज चिपका दीजिए। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी। आप बोलोगे सर हम इतने बड़े हो गए, आप हमें ये बताओगे कि पढ़ना कैसे है। नहीं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आपको जो पता है
वो सही पता है या गलत पता है, एक बार चेक कर लीजिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कितने घंटे पढ़ना है आपको। जब ये पता लग जाएगा तो माइंड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, माइंड को मेंटली प्रिपेयर कर लो। तो आप डिसाइड कर लो कि 1 घंटे पढ़ना है एट ए स्ट्रेच। अगर 1 घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट देते हैं तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आटे की चक्की जो है, आप चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, 2 घंटे में गर्म होके बंद हो जाएगी। माइंड भी बिल्कुल वैसे ही है, इंफॉर्मेशन को वो पीस रहा है। तो 1 घंटे चला के चक्की को बंद कर देना है, 5 मिनट रेस्ट देना है, थोड़ा ठंडा करना है और उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है। ओके, तो एट ए स्ट्रेच 1 आवर, और उस 1 घंटे में नो सोशल मीडिया, नो इंटरनेट, एयरप्लेन मोड एक्टिव, मोबाइल नेटवर्क को बंद कर देना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। घर वालों को बता देना है भाई हम साधना में लीन होने जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, उसके बाद आपको एक्टिव रीडिंग करनी। अब मैं आपको बता दूं कि एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग में क्या अंतर है। जब आप एक्टिव रीडिंग करते हैं तो आपके हाथ में कलम रहती है या स्केच रहता है, और हर एक लाइन के साथ आपका हाथ मूव करेगा। लाइन चेंज, हाथ चेंज, और हाथ की स्पीड डिसाइड करेगी कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है। अगर आपके हाथ तेजी से मूव कर रहा है, इसका मतलब आपका रीडिंग स्पीड फास्ट है। दिस इज एक्टिव रीडिंग। कभी नींद नहीं आएगी आपको, और कम टाइम में आप ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे, कम टाइम में ज्यादा चीजों को पढ़ पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लगा वहीं पे मार्क कर दिया, फिर आगे बढ़ गए। तो जितने बड़े बड़े रीडर होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी है एक्टिव रीडिंग करना। रिसाइट, अगर आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है तो रिसाइट कीजिए, जोर से बोल करके पढ़िए, कभी मन के अंदर पढ़िए। और रिपीट करना, रिपीट मतलब 1 घंटे के बाद आप दोबारा जब पढ़ने बैठेंगे, या आज जो पढ़ा है कल फिर से बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिकैप करना है। आपने सीरियल देखा होगा ना, टीवी के अंदर बहुत सारे सीरियल आते हैं। तो आज जो एपिसोड आपने देखा जहां पे खत्म हुआ, अगले दिन जब वो शुरू करेगा तो क्या दिखाता है, रिकैप ऑफ द प्रीवियस डे, ताकि आपका ब्रेन कनेक्ट हो जाए पिछले वाले एपिसोड से। तो पढ़ाई में भी यही करना है, रिकैप करना है, पहले क्या पढ़ा था, जस्ट 5 मिनट्स रिकैप। ब्रेन विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट द इंफॉर्मेशन। ये लोग नहीं करते हैं और कहते हैं याद नहीं हो रही है चीजें। कैसे याद होगी, कनेक्शन तो आप बना ही नहीं रहे हैं, लिंक को बना ही रहे हैं, लिंक तो टूट जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप एक वेबसाइट का कोई लिंक लो और उसमें से एक लेटर उड़ा दो, लिंक काम करना बंद कर देगा। So what are the things to do while you are doing study? Keep your mobile in flight mode. अच्छा, आपके मोबाइल में एक और फैसिलिटी होती है कि अगर आपने फ्लाइट मोड में डाल रखा है और कोई आपको कॉल करता है तो आप उसे डाइवर्ट कर दीजिए। किसी और घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनके नंबर पे डाइवर्ट कर दो, ठीक है, जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं। तो वो भी टेंशन खत्म हो जाएगी, कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो क्या होगा, वो दूसरे के मोबाइल पे चला जाएगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। अगर ब्रेन में आता भी है यार ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कैनेडियन छूट रहा है, तो बगल में एक डायरी रखिए, उसको नोट कर लीजिए और वहां पे लिख दीजिए भाई कैनेडियन लिटरेचर साहब, आपका नंबर 1 घंटे बाद आएगा, ठीक है। पेपर 1 की नॉकिंग आती है, पेपर 1 कमजोर रहा है, पेपर 1 छूट रहा है, उसमें लिख दो पेपर 1 का नंबर 4 बजे से है। तो जब आप टाइम अलॉट कर देंगे सब्जेक्ट्स को तो वो नॉक नहीं करेंगे आपको, नहीं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करके लेके चले जाएंगे दूसरी दिशा में। शुरुआत किया किसी और सब्जेक्ट से, खत्म कहीं और पे होगा। एक बार में अभी मैंने बताया कि 1 घंटे स्टडी करनी है, 5 मिनट आराम करना है। 5 मिनट्स यू कैन लिसन टू द म्यूजिक, आप थोड़ा बाहर घूम के आ सकते हैं, फैमिली वालों से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक 15 मिनट में पानी पीना है। ये काफी साइकोलॉजिकली काफी प्रूवन चीज है
कि जब आपका माइंड नरिश्ड होता है, हाइड्रेटेड होता है, तो आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अगर माइंड सूखा हुआ है तो इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा उसमें। तो हर 15 मिनट में आपको पानी पीना है, 1 घूंट तो कम से कम पानी पीना ही पीना है। और यही चीजें आपको अप्लाई करनी है एग्जाम में। अगर हर 10 मिनट में आप पानी पी रहे हो तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। माइंड आपका कभी थकेगा नहीं। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद जब आप एग्जाम से बाहर निकलोगे तो आपको लगेगा पूरा ब्रेन वॉश हो गया, ड्राई हो गया ब्रेन, क्योंकि आपने हाइड्रेशन नहीं दिया उसको। पानी का मेमोरी के साथ बहुत बड़ा रोल है, तो आप कभी ट्राई कीजिए, इट विल रियली हेल्प यू आउट। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो रिकैप जरूर करें। अभी मैं बता रहा था एग्जाम में पानी पीने नहीं देते, ये किसने कहा कि पानी पीने नहीं देते? कौन नहीं पानी पीने देता भाई? वो कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट बोतल लेके आओ, आप कलरफुल बोतल लेके ना आओ। ट्रांसपेरेंट बोतल से आप भर भर के पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करनी है? आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। आपने सुना होगा जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर एक क्वेश्चन से रह गया, बस 0.25 से रह गया सर, 0.5 मार्क्स से रह गया। बहुत तेरे मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, जो एक क्वेश्चन से रह जाते हैं। और रिग्रेट ये नहीं होता है कि एक क्वेश्चन से रह गए, रिग्रेट ये होता है सर 2 क्वेश्चन आते थे, जानबूझ के गलत कर दिए। वो रिग्रेट होता है, वो सोने नहीं देता है। और इस बार तो आपका पेन एंड पेपर मेथड है, इस बार गलती होने के चांसेस और ज्यादा हैं। इधर आंसर आपने देखा 51 और कलर कर दिया 52 में, तो 51 भी गया और 52 भी गया। अगर आप 2 बार पढ़ना शुरू करते हैं तो गारंटी है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। ये एक हैबिट डाल लेनी है, किसी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। और 2 बार में भी समझ नहीं आता है तो तीसरी बार में लिखना है। क्वेश्चन को रफ पेज पे क्वेश्चन को लिखिए। अगर आपने रियल में कभी पढ़ा होगा उस क्वेश्चन को तो दिमाग में क्लिक करेगा लिखते समय। ये सारे ट्रिक हैं जिसको यूज करके साधारण लड़के भी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। नेट क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजी जरूरी है, नॉलेज के साथ साथ। केवल नॉलेज लेकर के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, बोला अरे ये तो कल ही पढ़ा था, चार्ल्स डिकेंस, सर ये तो कल ही पढ़ा था, टेल ऑफ टू सिटीज। जितने क्वेश्चन सिंपल दिखेंगे आपको वो सारे ट्विस्टेड होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। जितने भी सिंपल क्वेश्चन मिले आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन को जो एग्जाम सेटर है वो बैठ के उसको ट्विस्ट करने का है, उसका काम है। तो अगर सिंपल है वास्तव में तो ठीक है, वो गलत नहीं होना चाहिए कभी। तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। अगर फेमिलियर क्वेश्चन मिल गया तो 2 बार नहीं 3 बार चेक करो आप वहां पे, उस क्वेश्चन को आप 3 बार पढ़ो, वो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फेमिलियर है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट नोन क्वेश्चन इन द बिगिनिंग। अब आपको एग्जाम में जो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जैसे आपके पास 100 क्वेश्चन है, पेपर 2 आप कर रहे हैं और आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो सबसे आप पहले आप वो क्वेश्चन करेंगे जो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। आप केवल वहां पे टिक लगा देंगे, अपना पेपर निकालेंगे और पेपर में टिक करते चले जाएंगे। कलर नहीं करना है, केवल टिक करना है और देखना है कि 100 में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। सपोज आपको 25 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, उसके बाद आपको 25 कलर कर लेने हैं, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे 25 हमने कर लिया और कलर भी कर लिया। ये काउंट करना बहुत जरूरी है। ये पेपर के पीछे इसे लिख देना 25, ये मेरे सिक्योर हो चुके हैं, इतने क्वेश्चन मैंने सिक्योर कर ली।
फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से शुरू करना है। इस बार वो क्वेश्चन करने हैं जहां पे 2 ऑप्शन में डाउट है, 2 तो क्लियर है, मोस्टली ऐसा होता है, 2 में डाउट है, उनको अटेम्प्ट करने हैं। 20-25 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, मान लो 50 क्वेश्चन हो गए, फिर उनको कलर कर लेना है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो 45-50 क्वेश्चन तो हो गए हैं। अगर ये काउंटिंग नहीं करेंगे बीच में, तो 5 क्वेश्चन ही आपको परेशान करते रहेंगे, ये 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, तो जो आ रहा है वो भी आप भूल जाओगे। तो मेन चीज क्या है, क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जितना जल्दी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने 50 क्वेश्चन कर लिया, जो 50 बचे हैं उसमें भी तुक्के लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है, एक स्ट्रेटेजी है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का। और साथ ही साथ आप चूंकि कलर करते जा रहे हैं 25-25 करके, 20-20 करके, तो आपका वो भी टेंशन नहीं कि लास्ट में सारा कलर करना है। कलर करते समय भी आपको डबल श्योर होना है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर देखना है, फिर आंसर OMR में क्वेश्चन नंबर देखना है, दोनों को टैली करना है, फिर कलर करना है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज थोड़ा कम भी है तो चलेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड को अच्छा रखना है, ताकि जानबूझ करके जाना पहचाना क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, तो ये सारी जो थी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ठीक है, नाउ आई एम ओपन टू ऑल ऑफ यू। आपको जो भी कुछ पूछना है आप एक एक करके पूछ सकते हैं। गाइस, आप में से जिन लोगों का भी कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क। माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चंस को लेकर, सिलेबस को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछिए। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। अपना नाम और कहाँ से ये प्लीज आप गुरुजी को बताएं, उसके बाद। मेरा नाम श्वेता पांडे है और मैं बिहार से हूँ। और अभी तो एग्जाम टाइम है तो आपने सारी चीजें बता दी कैसे क्या करना है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मुझे लाइफ में आपकी तरह बनना है। आप एक दिन और क्लास में आए थे तो मैं क्लास ज्वाइन कर नहीं पाई थी, तो सर रिकॉर्डिंग डाले थे तो मैं वो रिकॉर्डिंग सेव कर ली थी, और हर वीक में मैं एक बार वो रिकॉर्डिंग रिवीजन करती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपकी मुझसे बहुत मिलती है। आप उसमें बोले थे कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में एक दिन प्रोफेसर बन के आऊंगा। ये चीजें मुझे हमेशा मतलब मोटिवेट करती है। मेरी लाइफ में सर कोई भी चीज आज तक इजी वे में नहीं मिला है। मतलब लगता है कि बहुत इजी है, और मेन टाइम पे जैसे IAS का एग्जाम होता है, सारी चीजें हो गई, इंटरव्यू में जाके एकदम लास्ट मेन पॉइंट पे मतलब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और हर चीज में है ये, मतलब मेरे पढ़ाई से लेते हुए हर चीज में है मतलब। लेकिन मुझे सक्सेस होना है, मुझे लाइफ में, मैं जॉब भी करती हूँ, अच्छे पोस्ट पे हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो लगता है कि एक्सटर्नली हैप्पी है मैं, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, सैलरी आती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर 2 दिन के बाद लगता है कि नहीं, ये ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे मतलब ये नहीं, मतलब अंदर से मैं खुश नहीं हूँ सर। मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं प्रोफेसर बनूं, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, मैं कहीं बैठूं तो मतलब मैं बोलूं और 10 लोग सुने। मुझे वो लाइफ नहीं पसंद है कि गुलामी की लाइफ सर झुका के जीना। और मतलब मैं, बहुत अच्छी बात है। तो दिस रियली वेरी इंटरेस्टिंग और थिंग। सर अच्छा मतलब श्वेता जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। ओके, अगर मैं कहूँ कि श्वेता जी आपको 2025 में एक मारुति खरीदनी है, तो आप क्या कहेंगे? खरीद सर लेंगे? मारुति खरीदना इजी है मेरे लिए, मैं जिस फील्ड में हूँ वो मैं खरीद कर सकते हैं ना? लूंगी। ठीक है, हाँ, खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, 2025 में आपको एक जेट विमान खरीदना है, ये तो डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है? क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि क्योंकि रास्ता नहीं पता है। क्या, लेकिन यस सर, अगर आपका कोई दोस्त जिसके पास जेट विमान है, अगर ऐसा कोई दोस्त है तो पॉसिबल है।
पॉसिबल है, क्योंकि वो है रास्ता बताएगा ना कि आखिर वहां तक पहुंचना कैसे है। हाँ, ये तो है सर। ये भी है कि सर राहुल सर, मतलब मैं जब राहुल सर का क्लास ज्वाइन की तब मुझे पता चला कि नेट क्या होता है। उस समय शायद मुझे नेट का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, लेकिन आज बहुत सारी चीजें अगर आज मैं मतलब हर तरह से किसी जगह पे सक्सेस हूँ तो सर की देन है। मैं सीए बैंक में मतलब सेल्स टीम लीडर हूँ मैं, और मैं क्या सर बात। टारगेट बेस्ड जॉब करती हूँ जहाँ पे चीजें बहुत डिफिकल्ट है वो मैं कर लेती हूँ सर। मतलब मैं उससे खुश नहीं हूँ, मुझे एग्जाम क्रैक करना है और मुझे प्रोफेसर बनना है कि मैं कि गर्ल्स के लिए एक समय आता है सर कि आप मतलब गर्ल्स के लिए लोग शुरू से चाहता है कि एक अच्छा जॉब गवर्नमेंट। देखिए, और आपको कुछ नहीं करना है, आप राहुल जी को पकड़ के रखिए और ऐसे 2-4 लोग और खोज लीजिए जिनको सर आप का पकड़ के रख सकते हैं, जिनको क्लास आपको लगता है कि इस बंदे के पास जेट खरीदने की ताकत है, बस उसको पकड़ लीजिए, और सर आपका मतलब जेट आ सर जाएगा। की क्लास में कुछ लोग जैसे केवीएस मैदान से है, तो वो बोलते हैं कि श्वेता मतलब मैं जानता हूँ कि एकदम तू प्रोफेसर बनोगी, मतलब वो मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं और काफी अच्छे लोग मतलब है मेरे लाइफ में, वो सर की देन है और हमेशा मोटिवेट करते हैं सर कि हाँ ऐसा करो। और मुझे यकीन है सर कि मैं ये करूंगी क्योंकि मैं लाइफ में कभी हार नहीं मानती। बहुत शानदार, मेरी वेरी नाइस। प्रॉब्लम है कि मतलब मैं हार नहीं मान सकती और चलिए, बहुत खूब। ठीक है मैं एक दिन आपकी तरह बनूंगी सर, आई प्रॉमिस। चलिए, और मुझे कॉल जरूर कीजिएगा उस दिन। बिल्कुल। I'll be थैंक the यू सो happiest मच person. सर। चलिए, थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप माइक को जी अनम्यूट सर करें। सर मैं सर गुड नाम और धाम बताएं, अपना नाम धाम यानी जहां से हैं, और फिर गुरुजी से प्रश्न कीजिए। जी जी सर मैं इवनिंग पंकज सर। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से। हाँ जी, पंकज जी, गो अहेड। सर एग्जाम नेट की परीक्षा आपकी बार मैं 6ठी दफा दूंगा सर। इससे पहले जो मेरे 5 प्रयास हुए हैं उनमें मैंने 2 बार नेट हासिल किया है, लेकिन नेट से जेआरएफ का सफर थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है सर मेरे लिए। मतलब हर बार कई बार ऐसा होता है, कई बार तो नेट कुछ नंबर से छूट जाते हैं, जो आपने कहा सर कि 0.5 और या 1 नंबर से, और ऐसा रहा कि जेआरएफ भी कई बार ऐसा रहा कि 1 नंबर से छूट जा रहा है। और एक बीच में इस चीज में कंफ्यूज रहता हूँ कि ये अब टीचिंग की परीक्षा आ रही है, ध्यान वहां दूं या फिर नेट की तरफ दूं। और चूंकि निजी क्षेत्र में भी हूँ, निजी कार्य कर रहा हूँ, मतलब प्राइवेट स्कूल में हूँ, तो इन सब के बीच में कैसे मैनेज करूँ सर, ये समझ में नहीं आता। देखिए, नेट की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है और जेआरएफ की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। ठीक है, जैसे आपको नेट की तैयारी करनी है तो आप केवल वर्ल्ड लिटरेचर किताब पढ़ लो और प्रैक्टिस वर्कबुक सॉल्व कर लो तो आपका नेट निकल जाएगा। लेकिन जेआरएफ निकालना है तो उससे एडिशनल आपको जितने सेट के पेपर अवेलेबल हैं, पूरे इंडिया के जितने 10 स्टेट जो हैं सेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उन सारे के पेपर को आप सॉल्व करोगे तब आप जेआरएफ के नजदीक पहुंचोगे। अगर वो आपने कर लिए हैं और फिर भी जेआरएफ नहीं निकल रहा है तब आप मुझसे बात कीजिए। दैट इज द करेक्ट स्ट्रेटेजी। सेट के पेपर तो सर सिर्फ अपने स्टेट के मैंने सॉल्व किए और कहीं बाहर के सेट नहीं सॉल्व नहीं किए। सारे स्टेट के सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, दैट विल बी मोर देन अराउंड 150 160 पेपर्स, उतने आप सॉल्व कर लो, कोई जेआरएफ रोक नहीं सकता आपको। ठीक है सर। दूसरा प्रश्न मेरा था सर कि मतलब फोकस कैसे करूं सर, क्योंकि एग्जाम ही आ रहे हैं। जैसे अभी 12 तारीख को स्टेट का एग्जाम है बिहार में, उसके बाद फिर 18 को नेट का है सर। उसी के आसपास में सर जो बीपीएससी टीचिंग के टेस्ट चल रहा है उसका भी एग्जाम है सर। तो हालांकि सिलेबस लगभग समान होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ध्यान भटकते हैं, तो उस समय अपने आप को कैसे संभाल के रखना है सर। कभी ऐसा नहीं, वो लगता तो है कि आपने अगर आपने ही तय किया है कि 3-4 नाव पर मैं एक साथ चलूंगा, तो मुश्किलात तो होंगे, डिसीजन तो आप ही का है। अगर आप एक रास्ते पे चलेंगे तो चीजों को हैंडल करना इजी है, बट आप 3-3 4 चीजों को लेके चलेंगे तो पूरा फोकस कहीं नहीं रह पाएगा और हर जगह आपको यही लगेगा कि यार यहाँ भी 0.5 से छूट गया, वहां भी 0.5 से छूट गया, वहां भी 0.5 से छूट गया। ठीक है तो सर। प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखें कि एक टास्क कंप्लीट हो जाए तो दूसरा टास्क शुरू करें। एक साथ आप 2 रैबिट को नहीं पकड़ सकते, एक को पकड़िएगा दूसरा भाग जाएगा।
है ना, हमारी आदत होती है कि एक टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा भी शुरू कर देते हैं, तीसरा भी शुरू कर देते हैं। इस कमजोरी को दूर करना है। कोई काम, नया काम स्टार्ट करने के पहले पता कर लेना है कि कितने काम पेंडिंग में चल रहे हैं, उसमें स्कोप है कि नहीं इसका। अगर है तो शुरू करना है, नहीं है तो इसको टालना है। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू पंकज जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सर माय जागृति जी। नेम इज सर, मेरा नाम जागृति पाठक है सर, मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि सर एम.एच. अब्राहम की जो बुक है वो मुझे कंपैरेटिवली टफ लगती है, और इस वक्त मैं लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म ऑन योर लिप्स आपकी लेके चल रही हूँ, और पहले मैंने फिस्ट वाली बुक 2-3 बार खत्म कर चुकी है। इसका अपने ही आप में मेरे पास रिवीजन और इसका मेरा वर्कलोड थोड़ा बढ़ रहा है। मैं ये कह रही थी कि थ्योरीज जो एम.एच. अब्राहम की हैं उससे भी कुछ टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, उस बुक को पढ़ने की क्या जरूरत है, या उसको पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं तो पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कहीं नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर उसको उस टॉपिक से सिलेक्टिवली देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन तीनों बुक्स के बीच में कैसे समागम बनाया जा सकता है, और अपने अंदर कैसे वो मैं एक मल्टीपल रिवीजन को जो दिमाग में, जैसे मैं बिना किताबों के पढ़ आंसर देना चाहती हूँ बच्चों को, उस लेवल पे अगर उत्कृष्टता चाहिए तो क्या करूं सर? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी यह है कि मान लीजिए कि आप प्रयागराज में रह रही हैं और आपको कहा जाए कि आप दिल्ली जागृति बाजार, प्रगति मैदान, उधर चले जाइए और एक बार में एक रोड पे जाएंगे और जितनी दुकानें हैं लेफ्ट एंड राइट सब याद करके आपको आना है। पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं पॉसिबल है। दूसरी बार जाएंगे तो सारा याद हो जाएगा, सारी दुकानों के नाम। सर मैं तो 5-6 बार किताबें रट चुकी हूँ, फिर भी मेरे में याद नहीं हो रहा है सर। करेक्ट। तो आपको देखना है कि मेरे माइंड की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी कम है तो उसको सोचना है कि कैसे बढ़ाना है, क्या तरीके हैं कि हम अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा सकें, अपने ब्रेन के स्टोरेज को बढ़ा सकें, मेमोरी को बढ़ा सकें। उसके अलग अलग तरीके हैं। मेडिटेशन करना चाहिए आपको। अगर आप देखते हैं कि 5-6 बार करने के बाद भी याद नहीं होता है, मतलब स्टोरेज पावर कम है। आपको मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लेना चाहिए। ठीक है सर। सर ये एम.एच. अब्राहम को क्या एक शॉर्ट तरीके से आपकी तरफ से कोई सवाल, क्योंकि आपकी बुक की लैंग्वेज बहुत इजी है और उस बुक की बहुत टफ है, मैं चाहती हूँ क्या उसमें आपकी मुझे कोई सहूलियत मिल सकती है क्या कि आप एक शॉर्ट बुक या एक पीडीएफ उसकी भी जल्दी से लॉन्च कर दें ताकि हमें हेल्प मिल सके। मुझे वो बुक हो देखिए जागृति जी, जब 2008, 2010, 2015 यहाँ तक जो पेपर्स आते थे वो कॉन्सेप्चुअल नहीं आते थे, वो सारे पेपर जो थे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। उस टाइम पे एम.एच. अब्राहम की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, क्योंकि टर्म्स पूछे जाते थे। ये टर्म किसने क्वाइन किया है, कब क्वाइन किया है। अब वो जमाना गया। अब आप एम.एच. अब्राहम नहीं पढ़ेंगे तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको समरी पढ़ी होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके करेक्टर्स, उनकी सेटिंग, उनके ईयर पब्लिकेशन, ये सारे पता होने चाहिए ताकि आप क्रोनोलॉजी लगा सको। आप 2018 से 2023 के पेपर उठा के देख लो, कितने टर्म्स पूछे गए हैं एम.एच. अब्राहम से। सब बहुत कम पूछे हैं। क्रोनोलॉजी आशिफ करिम्बो और इन सब की मैं ज्यादा वही पूजा कह रहा हूँ, गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब एम.एच. अब्राहम की जरूरत नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम हाँ जी। विश्वेंद्र सर। सर थैंक यू सर। आपने सर आपने अभी बताया कि हमें मेमोरी को पावरफुल बनाने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। सर वो मेडिटेशन ही कैसे करें, वो कैसे पावरफुल होएगी? वो मेडिटेशन ही आज तक समझ में नहीं आया सर। मैं कराता हूँ मेडिटेशन, आ जाओ सुबह 5 बजे मैट पर। सर दिल्ली में सुबह कराते सुबह हो आप? नहीं, ऑनलाइन कराता हूँ मैं। गुरुजी उससे कैसे जुड़ सकते हैं, एक बार आप मुझे उसका लिंक या कुछ वैसा सिस्टम बताएंगे तो मैं, जी सर हमारा जी। 15-20 हजार का कम्युनिटी है तो हम सभी को वो आपका यस लिंक सर। या कुछ ऐसा हो तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे सब लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, अगर ऐसा कोई राहुल भैया लिंक हो। नमस्ते, आपको भी मैं आज फिर आपकी क्लास में आया हूँ। जी जी, तो ऐसा कोई लिंक हो तो मैं कनेक्ट कर दूंगा सभी को, योगा हाँ सेशन भैया, और ये जरूर करवाओ, ये मेडिटेशन जरूर करवाओ। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी मैं एक अपना हम एक विचार रखना चाहता हूँ, हाँ जी, रख सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो? बिल्कुल बिल्कुल।
गुरुजी हम देखते हैं कि जो पुस्तक हैं वो बाजार में बहुत मिल जाती हैं, परंतु उनको पढ़ाने वाले लोग जैसे कि राहुल भैया जैसे आप जैसे लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं। और मैं राहुल सर से मैंने एक 2-3 क्लास ली थी कम्युनिकेशन की। मैंने पुस्तक को उसके दम उठाकर भी नहीं देखा, वो चीजें मेरे दिमाग में आज वैसी की वैसी ही हैं। वो मक्खन की तरह आप जैसे लोग समझा देते हो और हमको ऐसा लगता है कि हम हथौड़ों से पत्थर को तोड़ रहे हैं। ऐसा फील होता है जब हम खुद पढ़ते हैं सर। नहीं, अगर सारे चीजें स्टूडेंट के हाथ में चली जाए तो फिर टीचर की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। जी सर। चलिए, मेडिटेशन वाला लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर आपका और राहुल सर का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इतने सुना तो मेरी आधी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। बस एक प्रॉब्लम जो मुझे बार बार परेशान कर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पूछूं, तो पूछ सकती हूँ सर? एब्सोल्युटली। जी सर। सर मैं ये जो है दूसरा या तीसरा बार मतलब मैं ये नेट का एग्जाम दूंगी। एक्चुअली में जो अभी तक आपने समझाया वो मैं पहले ही जो है ना मतलब थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा था, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या नहीं। जैसे अभी आपने कहा जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहा है वो अंदर से पूछा जा रहा है, जैसे कि हमें हिंदी, मेरा जो है पेपर 2 हिंदी है, तो उसमें क्रम के अनुसार लगाइए या फिर अंदर से करेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्टर है, आप उसमें कुट वाइज मिलान है। तो सर इसमें क्या है कि जैसे मैं ये समझ चुक रही थी, बट मैं जैसे कि ईदगाह है प्रेमचंद का, तो उसको मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, और पढ़ती हूँ तो जैसे सीरियल वाइज कॉन्सेप्ट जो होता है पढ़ने वक्त ना मेरे क्लियर हो जाता है माइंड में कि हाँ इसमें ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है ये है। बट जैसे ही मैं एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, मेरे माइंड से वो चीजें मतलब मिस हो जाती है, समझ नहीं आता है। और फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, एग्जाम है, हो सकता है प्रेशर की वजह से वो मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन जैसे एग्जाम क्लियर हो जाता है, दोबारा उसको चीज को पढ़ती हूँ, तो फिर मेरे माइंड में वो चीज आती है कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये, मतलब फिर मुझे गेन याद हो जाता है। तो ये किस रीजन से हो रहा है? देखिए, क्या होता है कि जब हम ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे कि आप खाना भी खा रहे हैं और टीवी भी चल रहा है उधर, और इधर किताब भी खोल के रखे हुए हैं, तो 3 इंफॉर्मेशन एक साथ दिमाग के अंदर जा रहे हैं, और इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, लेयर बाय लेयर स्टोर नहीं हो रहा है। तो अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं और मल्टीटास्क कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, एक से ज्यादा काम एक साथ करना। पढ़ते समय किताब तो खुला है लेकिन सोच कहीं और रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, तो डेटा स्टोर गलत तरीके से होगा। आप जब याद करेंगे तो सही समय पे वो याद नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज जी को सर। एनालिसिस करना है, इस चीज को एनालिसिस करना है। इस चीज को मैं कैसे इम्प्रूव करूं, क्योंकि ये चीज ना जैसे कि अभी जो मैंने पढ़ रखा है, जैसे कि मेरी कहानी है, निबंध है और नाटक कुछ हद तक है, ये मैंने स्टोरीज कर रखी है। बट जैसे कविता हो गई और कुछ कुछ नाटक जैसे जयशंकर प्रसाद की है, तो वो थोड़ी सी जो उनकी संस्कृत भाषा में है, कलिष्ट है, तो वो मैं समझती हूँ कि हर इंसान को हर चीजें समझ नहीं आती है, कुछ चीजें उसके लिए टफ भी है, कुछ इजी भी है। तो उसके बावजूद भी जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इजी है, जो चीज आपने अभी पकड़ी है, तो उस चीज को मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा। 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो अपने आप को हायर एनर्जी से कनेक्ट कर लो, जिसको आता है उसके साथ बैठ के सीख लो। और दूसरा, आपको खुद मेहनत करना है तो अपने आप को एम्पावर करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को एम्पावर करो, मेहनत करो और खुद से करो। दोनों तरीके हैं। जी तो सर एक क्वेश्चन हमारा है, सॉरी सर जो आपको परेशान कर रहे हो। हाँ हाँ, बताइए। मुझे एक क्वेश्चन है। ज्योति मैम Go ahead. जी जी। Go ahead. नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। मैं मेरा नाम ज्योत्सना है, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। एक्चुअली इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए पूरा सब यूनिट को क्या मतलब कवर करना पड़ेगा? और अगर मतलब एग्जाम मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ी सोचिए कि मतलब 1-2 यूनिट परीक्षा के टाइम नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको अगर तुक्का भी लगाना है तो उसको कैसे लगाऊं कि क्योंकि मैं बहुत स्लो, इतना फास्ट नहीं हूँ। आपने जो लर्नर की कैटेगरी टाइप बताया तो मैं थोड़ा टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ, तो और
कुछ यूनिट खराब अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब कुछ यूनिट है पेपर 1 के जो देखिए थोड़ा कंपटीशन में कुछ जब आप होते हैं, कंपटीशन में जब आप होते हैं तो आप वो काम नहीं करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, आप वो काम करेंगे जो जरूरत है। जैसे आपने कहा कि ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो वो आपने एनटीए थोड़े आपके बारे में सोचेगा कि भाई आपके हिसाब से सिलेबस को सेट किया जाए। आपको अपने आप को इस तरीके से फोर्स करना पड़ेगा, नहीं आता है तो फोर्स करो। अगर मैं अभी जस्ट लिसन, अभी मैं आपको कहूँ कि आप एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में वो सारे काम लिखो जो आपको मजा नहीं आती, जो करने में आपका मन नहीं लगता है। 5 चीजें ऐसे लिख के दिखाओ आप वो सारी 5 चीजें लिखोगे जिसको करके इंसान बड़ा होता है, सक्सेसफुल बनता है, वही चीजें आप लिखोगे। क्योंकि मन तो वो करता है जिसमें आदमी कंफर्ट जोन में रहता है। टीवी देखने का मन, क्रिकेट देखने का मन, सोने का मन, खाने का मन, ये मन करता है। तो बड़ा बनना है तो वो करना पड़ेगा जो मन नहीं कर रहा है, तब आप बड़े बनोगे ना। हेलो सर 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 हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट मुझे आंसर मिल गया, बट आई हैव वन क्वेश्चन। First of all, I am Poonam from MGPRE Royalkot University, Bareilly, and a very big thanks for writing such a nice book, that is your World Literature Fest. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब भी किसी से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि अपने से हायर एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, तो बहुत सारे लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि लिटरेचर का जो पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का, तो आप जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, मैं जेआरएफ के लिए पूछ रही हूँ कि जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं जैसे विलियम जे लॉन्ग हो गया, पीटर बैरी हो गया, बहुत सारी जो रिपीटेडली नेम आते हैं, तो उनको आप पढ़िए, वहां से आप नोट्स बनाइए। बट आपकी जो बुक है आपने शुरू में ही लिख रखा है कि ये सारी बुक नेट के लिए नहीं बनी, बट एट द सेम टाइम वो लोग भी रिपीटेडली कहते हैं, तो सर हमें क्या उन बुक्स को पढ़ के नोट्स बनाने चाहिए या सेम बुक को बार बार इसी को रिवाइज करना चाहिए? दैट इज माई देखिए क्वेश्चन। दो चीजें हैं, समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, है ना। आप ये मानती हैं? अभी आप यस नोकिया सर। क्यों नहीं यूज करती हैं? उससे Because, बेटर ब्रांड अवेलेबल है, उससे yes बेटर sir. ब्रांड अवेलेबल है। बट नोकिया अपने टाइम में नंबर 1 मोबाइल हुआ करता था। तो एक समय था जब पीटर बेरी, गुडमैन और डेविड एचेस, ये सब नंबर 1 किताबें हुआ करती थी, तब जब आपके पास बेटर ब्रांड अवेलेबल नहीं था। लेकिन उसी नैरेटिव को क्यों रिपीट करना है जब आपको आपके पास उससे अच्छी चीजें अवेलेबल हैं, Sir, इजीली I'm अवेलेबल है। asking because your topper suggested me कि विलियम जे लॉन्ग पढ़ लो, तो मैंने 1 महीना लगा के पूरा विलियम जे लॉन्ग पढ़ा, तो मुझे उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ कॉन्सेप्ट जैसे एलिजाबेथन एज ये सब क्लियर हो गया, बट सर उससे उतना बेनिफिट मुझे नहीं हुआ जितना मेरा टाइम चला गया। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कि वर्ल्ड लिटरेचर को आपको लगता है, मैं यही कहता हूँ कि वर्ल्ड लिटरेचर अगर आप पढ़ लिया आपने 3 बार, तो 60 to 65% मार्क्स कहीं नहीं गया। उससे ज्यादा चाहिए तो आप सारे नेट के और सेट के पेपर सॉल्व कर लो, आप 70 आपका कोई रोक नहीं सकता। और कुछ नहीं करना है, कहीं से कोई Okay, किताब नहीं पढ़नी है आपको, नो बुक इज रिक्वायर्ड। ओके सर, तो मेरा ये फाइनल क्वेश्चन है कि अगर जेआरएफ तक पहुंचना है लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो कौन सी ऐसी 2-3 चीजें होंगी जिन तक ही लिमिटेड रहना है? एक तो वर्ल्ड लिटरेचर में फेस्ट, वर्ल्ड एक आपकी लिटरेचर पढ़ दूसरी। लो आप, क्रिटिसिज्म वाली मेरी किताब पढ़ लो, प्रैक्टिस वर्कबुक सॉल्व कर लो, और नेट और सेट के सारे पेपर सॉल्व कर लो। दैट्स इट, इतना ही लिमिट है अब। हेलो सर। हाँ जी। सर नमस्ते सर, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर, अभिषेक उपाध्याय। हाँ जी बोलिए। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर पेपर 1 में सिलेबस तो कवर कर लेते हैं सर, लेकिन क्वेश्चन करते समय अप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस समय क्वेश्चन वो जैसे इसलिए लगता है नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि पेपर 1 की प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं। जी। आप बताइए 2018 से लेके 2023 तक के पेपर आपने कितने बार सॉल्व किए हैं? सर अभी एक ही बार सॉल्व कर पाए। बस, तो एक बार में नहीं होगा ना, एक बार में तो समझ आता है कि पेपर कैसा आया है। नहीं सर, मैं पिछली बार भी दिया था, तो पिछली बार भी 1-2 बार सॉल्व किया था, तो इस बार भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो सर इससे कुछ एक्सपीरियंस तो है, लेकिन सर वही है, क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, एक लिमिट तक जाकर उससे ज्यादा स्कोर भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो सर इसके लिए क्या करें?
तो हेल्प लेना है ना कि क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। एनालिसिस कीजिए कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, वहां पे किसी से एक्सपर्ट से हेल्प लेना है कि भाई ये चीज मुझे कैसे बढ़ाएं। आपकी अपनी कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी से ऊपर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उस इंसान के पास जाना पड़ेगा जिसके पास आपसे ज्यादा कैपेसिटी है, तो आपको सिखाएगा भाई यहाँ तक क्यों कैसे पहुंचना है। जी सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। हाँ जी जी, इवन नमस्ते। इवन मैं पढ़ाते टाइम भी ये जो आपकी बुक है, ये बड़े दिल से मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई बटरिंग नहीं है। ये बुक जब मैं अपने टेबल पे रखता हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्या बात है। मैं खुद ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ से मैं, क्योंकि बिहार से बेसिकली, झारखंड से हूँ, ट्राइबल स्टेट है, इंग्लिश का बहुत माहौल नहीं है। बट ये जब से ये आपकी बुक आई, मैं खुद इसको पढ़ करके जेआरएफ में मेरा हुआ। और अभी भी मैं जब स्टूडेंट्स को, मेरा हर दिन क्लास चलता है पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का, ये बुक जब स्टडी टेबल पे रहता है तो एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी फील करता हूँ। इसलिए अभी भी रखी हुई है, इसलिए मैंने आपको दिखाया, क्योंकि आपके द्वारा लिखित है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इतनी मतलब प्यारी, थैंक यू सो मच। इतना सिंपल लैंग्वेज में, मैं क्या, सारे स्टूडेंट्स कहते हैं गुरु, इतना सिंपल लैंग्वेज में है कि कोई हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट है, वो भी आप इस बुक को पढ़ता है तो नेट जेआरएफ भी कर लेता है, इतनी अच्छी बुक है। तो वाकई थैंक में यू सो भैया, मच। हम सभी बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने ये बुक लाया, मतलब हम सभी के लिए थैंक यू इंग्लिश सो मच। लिटरेचर। तो जैसे अभी आपने मुझे बताया, मैं प्रीति बोल रही हूँ कि जैसे आपको हाई स्पीड यानी किसी के साथ मतलब जुड़ के अच्छे से पढ़ना चाहिए या फिर आपको खुद अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो सर ये जो बार बार मेरे साथ जो इशू हो रहा है कि मतलब मैं उसको पढ़ते वक्त सही से समझ जाती हूँ, एग्जाम में नहीं हो पाता है, तो अगर मैं खुद इम्प्रूवमेंट, ऐसा माहौल नहीं है कि मैं किसी से जुड़ सकूं, तो मुझे ये कैसे इम्प्रूव करना होगा, मतलब मैं अपने आप पे फॉलो करके उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं, सही कर सकूं। पहले तो आप ये चेक कीजिए कि क्या आप आंख बंद करके आधे घंटे बैठ सकते हैं। अगर इतनी जी पावर सर। डेवलप हो गई, अगर इतनी पावर डेवलप हो गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन सीख जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा, टेक्निक पता लग जाएगा कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करते हैं, लेयर बाय लेयर कैसे स्टोर करते हैं। या तो मैंने जो लिंक दिया है उसमें 1 महीना आइए मेरे पास सीखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्या एग्जैक्ट टेक्निक है। 1 महीने के बाद आप सीख जाइए, उसके बाद खुद कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जी सर, जरूर सर, थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर, हाँ आई जी, एम गुड इवनिंग। शिमाला सर। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और इस बार मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, पर मैं फिर भी देना चाहती हूँ। बट मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपकी गाइडेंस चाहती हूँ। आई थिंक राहुल जी के पास मेरा नंबर है और मैंने ग्रुप में भी नंबर डाल दिया है, आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। किन्हीं और का कोई एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय गुरुजी के पास अभाव रहता है, एक अंतिम क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई जी सर। सुमन। सर ये नमस्कार सर, मैं सुमन भाटी बोल रही हूँ सर। हाँ जी, सर सुमन जी। मैंने ना नेट का पेपर कई बार दिया सर, और लेकिन मेरा फर्स्ट पेपर कभी पढ़कर नहीं दिया सर, मैंने पिछली बार सुनकर दिया सर। सिर्फ आपकी किताब से मेरे कई फ्रेंड ने जेआरएफ किया सर, उन्होंने वो हमेशा मुझे, मैं खरीद के भी ले आई सर, पर मेरे को समझ नहीं आया कहाँ से कहाँ पे चलना है, भूल भुलैया चलती रही, नहीं पता था। पिछली बार सर की क्लासेस सुनी, क्योंकि सर मेरे लिए समझना बहुत कठिन था पहले पेपर को। और अब की बार सर मैंने पढ़ा है, सर की क्लासेस पढ़ी, मैथ सीखा है नया नया अभी, और तब भी सर मेरे को ज्यादा डर लग रहा है अब सर जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ही सर, बहुत मन नहीं कर रहा है सर, जैसे मैं कर नहीं पाऊंगी, ऐसा हो रहा है सर अंदर से। देखिए, जब आप मेहनत करेंगे तभी तो फल का टेंशन होगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी इस सर। बार इस बार आपने मेहनत किया तो आपको लग रहा है कि मैंने तो कर लिया, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो आपने मेहनत किया वो एंजॉय किया कि नहीं किया वो इम्पोर्टेंट है, फल जी मिलना सर, किया इम्पोर्टेंट सर। नहीं है। बस वो इम्पोर्टेंट है। फल अगर मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो फिर से उसको एंजॉय करना है। नहीं सर, फर्स्ट पेपर आपका भी वो किताबें आई समझ में, और जो नहीं आपका आया वो भी सीखा, और सर जो कराते हैं उसी के थ्रू सीखा सर, क्योंकि मेरे में इतना, मैं स्लो लर्नर हूँ सर, मैं नहीं कर सकती थी मैथ वगैरह। सर ने बिल्कुल जैसे केजी के बच्चे को कराया वैसे कराया सर मेरे को तो। और अब सर बस इतनी टेंशन हो चुकी है सर, कई बार किताब खोलने का मन नहीं करता, इतना डर लगने लगे, सर की क्लास लेने का मन नहीं कर रहा आजकल।
डर ये तो से फ्लाइट सर मोड है वो ना। तो दो तरह के जी इंसान होते हैं, एक फाइट वार फाइटर होते हैं, फाइट मोड और एक फ्लाइट मोड। जी आपको क्या डिसाइड करूँ करना है, सर इसका? हाँ जी, फाइट वाले में रहना है कि फ्लाइट वाले में रहना है। फाइट वाले में रहना सर। हाँ तो फिर आना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, फोर्सफुली। हर वो काम जो करने का मन नहीं करना है उसको क्या करना है, फोर्सफुली करना है, क्योंकि सक्सेस उसी से मिलेगी जो मन नहीं करता करने को। जी सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत। हेलो सर, मैं लीना प्रिया पांडे झारखंड से मैं बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी लीना जी बताइए। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने एक बार भी नेट के एग्ज़ाम में मैं बैठी नहीं हूँ। मैं अभी अभी कुछ दिन महीने पहले से ही राहुल सर से जुड़ी हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ सर। और हमारे मतलब बच्चे भी छोटे-छोटे हैं, घर के भी काम रहते हैं, तो मैं कम समय में कैसे अच्छे से तैयारी कर सकूँ सर? कैसे कौन से बुक में पढूँ? पेपर 2 तो मेरे अच्छे ही है, उसमें मैं कर लूँगी, लेकिन पेपर 1 में मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ होती है सर। देखिए पहले तो लीना जी जरूरी है कि एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए ताकि आप कम समय में ज्यादा आउटपुट ले सकें। बहुत सारे लोग इसलिए डाइवर्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, टीचर का काम भी कर लें और स्टूडेंट का भी काम कर लें, ऑथर का भी काम कर लें, सब हम खुद ही कर लें। तो उसमें आपको 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो आप एक करेक्ट मेंटोर ढूंढिए जो आपको हाथ पकड़ के बताए कि भाई ये कैसे करना है। जहां फंस गए तो आपको निकाल ले कि भाई आप फंस चुके हो, चलो हम आपको निकाल देते हैं। एक सही मेंटोर की जरूरत है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मुझे लगता है गुरुजी कि अगर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहे तो शायद रात कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका जो आप बिल्कुल। इतने मैं वाक्पटु भी हैं और जो आपके रिटोरिकल स्किल है वो मतलब डायरेक्ट हमारे हार्ट को और सोल को टच करता है। जो आपके आंसर और उत्तर देने का जो तरीका है वो बड़ा ही लाजवाब है और यू कैन से हमारे इमोशन को भी कनेक्ट कर पाता है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपका आशीर्वाद, आपके ब्लेसिंग से ही ये क्लास चलती है। ये सत्र हमारा आपके ही आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में, आपके ही प्यार की वजह से गुरुजी ये चलता है। आगे भी आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपका साथ और कैसे हम आगे बेहतर करें, बेटर करें, अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं, तो इसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट होते रहेंगे और हर तरफ से आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसी आशा करता हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतने प्रीशियस टाइम को हमारे साथ साझा किया और हमें गाइड किया यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो गुरुजी। मच, थैंक यू सो आपका मच, प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। आप सभी को रहना है अभी, है ना? रहिए अभी क्लास में, 5 मिनट हम लोग बात करेंगे फिर हम लोग क्लास में लेट करेंगे। जी सर।